गंगा जमनी तहजीब की अक्कास उर्दू सर्विस की नशात आप ऑल इंडिया रेडियो की नेबरहुड सर्विस 1 से समाप्त कर रहे हैं। ये नशियात DRM 1071 न्यूज ऑन AIR ऐप और DD फ्री डिश पर भी दस्तयाब है। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। हमारी नशियात जारी हैं DRM 1071 मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के अलावा DD फ्री डिश पर। पेश खिदमत है सेहत और जिंदगी सिलसिले के तहत हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन प्रोग्राम। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन प्रोग्राम लेकर आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है। आदाब कबूल कीजिए। हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन प्रोग्राम में आज का मौजू दोस्तों आपको बता देते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड और यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर और पेशाब में होने वाली रुकावट के लिए वजूहात, बचाव और इलाज। इस स्टूडियो में आज मौजूद है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर RP अरोड़ा। आप सीनियर यूरोलॉजिस्ट हैं और चीफ मेडिकल ऑफिसर सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली। इस हवाले से आप भी अपनी मालूमात हासिल करने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 01123421260। फ़ोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 01123 01123421260 यानी 01123421260 रहेगा इंतज़ार हमें आपकी फ़ोन कॉल का। मौजू एक बार दोस्तों फिर बताते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड और यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर और पेशाब में होने वाली रुकावट की वजूहात, बचाव और इलाज। सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे आज के माहिर डॉक्टर RP अरोड़ा साहब का। आपका बहुत खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में डॉक्टर RP अरोड़ा साहब। नमस्कार जी, श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपको भी आदाब। और सामीन, इससे पहले कि हम आपकी फ़ोन कॉल्स लें, हम सबसे पहले तो डॉक्टर साहब से ये जानना चाहेंगे, ये जो प्रोस्टेट है दरअसल ये प्रोस्टेट है क्या, इसके मुतालिक पहले जानना चाहेंगे। उसके बाद फिर हम बाकायदगी से आपके सवालात भी लेंगे। आपके मालूमात के लिए आपकी फ़ोन कॉल्स भी हम शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि हर शख्स ये जानना चाहता है कि प्रोस्टेट जो है आखिर है क्या और इसका कैंसर किस वजह से होता है। प्रोस्टेट को पौरुष ग्रंथि या गदूद आम भाषा में बोलते हैं जी। और ये यूरिनरी ब्लैडर जो मसाना है हमारा, जिसमें यूरिन इकट्ठा होता है किडनी से बनने के बाद जी, उसके बेस पर स्थित एक ऑर्गन है। और इसको समझिए आप अखरोट की शेप में होता है करीब करीब जी। उसके बीच में से यूरिन का पैसेज आता है और यूरिन पैसेज वहाँ से होते हुए फिर पेशाब के रास्ते से बाहर जाता है और पुरुषों में सिर्फ पाया जाता है, इसलिए इसका नाम पौरुष ग्रंथि है जी। तो इसमें जो अक्सर सुनने में आता है कि प्रोस्टेट का कैंसर हो गया, ये इसकी क्या वजूहात होती हैं, कॉजेस क्या हैं इसके? प्रोस्टेट कैंसर एक एबनॉर्मल ग्रोथ है कैंसर के सेल्स की जी, जो प्रोस्टेट के नॉर्मल सेल से वेरी कर जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं, अलग तरीके के सेल्स होते हैं और इनकी स्पीड ज़्यादा होती है ग्रो करने की दूसरे सेल से। एज के साथ प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट और सेल्स का बढ़ना एक कॉमन चीज़ है। अच्छा, आमतौर पर होता ही है जी। उसमें वेरिएशन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके से बढ़ेगा। किसी का प्रोस्टेट अंदर की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा, अच्छा, किसी का बाहर की तरफ बढ़ेगा, किसी का
साइज में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, जी। लेकिन सिम्टम ज़्यादा देगा। अच्छा। कुछ केसेस में कुछ फोकस ऐसे अब नॉर्मल हो जाते हैं जो प्रोस्टेट कैंसर के फोकस होते हैं। अच्छा। और इसमें सिम्टम आमतौर पे प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट में जो होते हैं और प्रोस्टेट कैंसर में होते हैं, वो शुरू के सिम्टम करीब करीब सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। एडवांस प्रोस्टेट कैंसर में सिम्टम और बढ़ जाते हैं। अच्छा। उसमें हड्डियों में दर्द और तकलीफें भी साथ जुड़ जाती हैं, लेकिन शुरू में प्रोस्टेट कैंसर के अलग से बहुत लक्षण नहीं होते। अच्छा। उसको जांच से ही पता लगाया जाता है। जब हम प्रोस्टेट की तकलीफ से कोई पेशेंट हमारे पास आता है, जी। यूरिनरी फ्लो की कमी, रात को बार बार उठना, यूरिन का रुक जाना, पूरा यूरिन बंद होने के बाद नली डली हुई है उसके लिए आना, तो उन सब में हम जब जांच करते हैं, उसमें अल्ट्रासाउंड, जी। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट सब जब होते हैं, तो उनमें ऐसा निकल कर बहुत केसेस में आता है जिनमें PSA एक टेस्ट होता है, जी। वो बढ़ा हुआ मिलता है। अच्छा। उस बढ़े हुए टेस्ट के बेस पे आगे और जांच करके उसको हम इस तरफ ले जाते हैं कि वो प्रोस्टेट कैंसर है या किसी इन्फेक्शन की वजह से, जी। या किसी प्रोसीजर की वजह से PSA बढ़ा है। यदि वो बढ़ा होता है किसी और कारण से, कैंसर के अलावा, तो वो दवा देने से कुछ टाइम बाद जब PSA रिपीट किया जाता है, वो करीब नॉर्मल रेंज में आने का चांस रहता है। जी। यदि वो फिर भी नहीं आता नॉर्मल रेंज में, PSA फिर भी बढ़ा रहता है, जी। तो उसमें हमें फिर बायोप्सी करके आगे और ट्रीटमेंट करना होता है। अच्छा, PSA जो टेस्ट होता है डॉक्टर साहब, ये ब्लड से, हाँ जी, ब्लड से लेते हैं। सीरम PSA, सीरम ब्लड का एक पार्ट होता है, जी। जैसे बाकी शुगर वगैरह टेस्ट करते हैं, किडनी के फंक्शन टेस्ट करते हैं, हीमोग्लोबिन करते हैं, वैसे ही सैंपल लेना होता है, जी। और उसमें सीरम में टेस्ट होता है। अच्छा, किस तरह से ये पता चल पाता है कि पेशाब में अगर खाली सिर्फ जलन हो रही है या रुक कर पेशाब आ रहा है, तो किडनी में कोई इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी क्या ऐसा हो सकता है? किडनी से लेकर यूरिन के एक्सटर्नल पैसेज तक, जी, जितना भी रास्ता है, कहीं भी इन्फेक्शन होगा तो जलन दे सकता है। अच्छा। प्रोस्टेट में इन्फेक्शन होगा तो भी दे सकता है, ब्लैडर में होगा तो भी दे सकता है, यूरेथ्रा में, यूरेटर्स में, किडनीज में। इन्फेक्टेड यूरिन जब पास होगा तब बर्निंग होगी, तब बर्निंग होगी। और उसको डिफरेंशिएट आप जांच के बाद ही कर सकते हैं कि ये किडनी की वजह से प्रॉब्लम है या प्रोस्टेट की वजह से प्रॉब्लम। वो इन्फेक्शन का बेस कहाँ पर है वो इन्वेस्टिगेशन से पता लग जाए। जी, बड़ी अच्छी बात आपने बताई प्रोस्टेट के हवाले से। और इस मुतालिक एक बात और जानना चाहेंगे कि ये जो प्रोस्टेट की तकलीफ है, चाहे वो प्रोस्टेट का बढ़ना हो या उसमें कैंसर हो, ये उम्र दराज लोगों को ही होता है या यंग एज में भी हो सकता है? यंग एज में प्रोस्टेट में इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा होता है। अच्छा। प्रोस्टेट कैंसर और जो BPH है, बेनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, BEP बोल सकते हैं उसको, वो यूजुअली एज रिलेटेड होता है। एज द एज एडवांसेस इट ग्रोस। हाइपरट्रॉफी जो होता है, हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, हाइपरप्लेजिया भी बोलते हैं, हाइपरट्रॉफी बोलते हैं, बेनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट यूजुअली बोलते हैं। जी जी। तो ये एक बार जब डायग्नोसिस हो जाए कि कैंसर है प्रोस्टेट का, तो और ये खुदा न खास्ता अगर आपको पहली स्टेज में ना मालूम हुआ, तो क्या ये इलाज के काबिल है? प्रोस्टेट कैंसर पहली स्टेज में यदि मिलता है, पहली स्टेज हम उसको कह सकते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड तक सीमित है, जी, आसपास कहीं नहीं फैला है, हड्डियों में नहीं गया है, बोन्स में नहीं गया है कहीं, जी, और लिवर में नहीं है, लंग्स में नहीं है, कहीं भी और स्प्रेड नहीं है, जी। तो उसमें यंगर ग्रुप ऑफ पेशेंट्स, यंगर मीन्स अराउंड 65 ईयर्स से नीचे, जी, रिलेटिवली यंगर, उन केसेस में बहुत बार प्रोस्टेट ग्लैंड को पूरा का पूरा निकाल दिया जाता है। अच्छा। तो उससे डिजीज फ्री भी किया जा सकता है पेशेंट को, कैंसर फ्री पेशेंट हो सकता है, ठीक हो सकता है, क्योर हो सकती है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड को जब निकाल दिया जाता है तो क्या उसकी नॉर्मल जिंदगी पे, काम जिंदगी पे कुछ फर्क पड़ता है उस मरीज की? जो यूरिन पैसेज है उसको दोबारा जोड़ा जाता है। अच्छा। जिस हिस्से में प्रोस्टेट ग्लैंड है उतना हिस्सा निकाला जाता है, जी। और अगर आसपास स्प्रेड नहीं है और यूरिन पैसेज हम रिस्टोर कर पा रहे हैं, वापस जोड़ पा रहे हैं ठीक से, तो उसमें एक ही सिम्टम ज्यादा तंग कर सकता है, जिसमें इनकंटिनेंस हो जाता है किसी किसी केस में। अच्छा। वो भी बहुत केसेस में समय के साथ ठीक हो जाता है। तो इससे क्या कोई जो एक खास ताकत मर्द के लिए होती है, प्रोस्टेट का जो एक फंक्शन होता है, वो ना होने से उस पर फर्क पड़ता है? फर्टिलिटी की अगर बात करें, फर्टिलिटी तो खैर उस एज में ज्यादा इंपॉर्टेंट शायद नहीं रहती, इम्पोर्टेंस कुछ हद तक करता है। अच्छा, एक कॉलर है लाइन पे, आइए उनसे बात करते हैं, ये सिलसिला तो हमारा जारी रहेगा। हेलो। हेलो जी, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से?
हेलो। जी बोलिए। हाँ, मैं राजू अग्रवाल। सलाम वालेकुम नईम भाई। जी आदाब अर्ज राजू अग्रवाल साहब। राजू अग्रवाल, राजाराम नगर, देवास मध्य प्रदेश। देवास मध्य प्रदेश। जी वेलकम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। खैर मकदम, क्या जानना चाहते हैं आप हमारे डॉक्टर साहब से? हाँ साहब, मुझे ये बाथरूम रुक रुक के आता है कभी कभार, मतलब। उम्र बताइए अपनी। बाथरूम में। हाँ, कितनी उम्र है आपकी? कारण आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र साहब 53 वर्ष है। 63। आप उस एज ग्रुप में आ चुके हैं जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज होना शुरू होता है। जी। तो इसमें आपको यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड कराने से पता लग जाएगा कि प्रोस्टेट की स्टेज किस तरह की है। एक यूरोफ्लो टेस्ट होता है, उस पर मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगा आप सब दर्शकों के लिए, सुनने वालों के लिए। यूरिन फ्लो टेस्ट हमें बताता है कि सर्जरी की इंडिकेशन है या दवाई से काम हो जाएगा। तो ये सब इसके अंदर खान पान से भी फर्क पड़ता है क्या साहब इसमें? पानी बहुत ज्यादा नहीं पीना है, इतना पीना है कि 1 से 1.5 लीटर यूरिन 24 घंटे में आता रहे। और रात के सोते समय पानी नहीं पीना है, थोड़ा 2 घंटे पहले पीना बंद करिए। अच्छा, रात को नहीं पीना है पानी? हाँ जी, रात को उठना पड़ेगा नहीं तो बार बार। हाँ जी। प्रोस्टेट का लक्षण है कि रात को भी यूरिन बहुत बार आता है। हाँ। तो राजू अग्रवाल साहब बहुत शुक्रिया। कुछ और जानना चाहते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ये थे राजू अग्रवाल, देवास से जानना चाह रहे थे। आपने यहाँ पर एक बात बताई डॉक्टर साहब कि पानी जो है वो कम पीना चाहिए। कम नहीं कहूंगा मैं इसको, बहुत ज्यादा नहीं पीना, बहुत ज्यादा नहीं कम पीना तो ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि आमतौर पे कहा जाता है, मैं इसको आमतौर पे एक मैंने इसके लिए एक आसान तरीका समझाने का बनाया है जी, कि किसी भी मौसम में आप यूरिन आउटपुट 1 लीटर और 1.5 लीटर के आसपास रखते हैं 24 घंटे में, जी, तो आपका वेदर के हिसाब से वाटर इनटेक, फ्लूइड इनटेक अप्रोप्रिएट रहता है। उसको आप ये देखिए, असेसमेंट कीजिए, अंदाजा लगाइए कि 1 लीटर से ज्यादा और 1.5 लीटर के आसपास यूरिन आउटपुट 24 घंटे में यदि आपका आ रहा है जी, तो आपका जो भी मौसम चल रहा हो, जो भी सर्कमस्टांसिस हो, वाटर इनटेक ऑलमोस्ट एडिक्वेट है। तो दोस्तों आज का मौजू एक बार फिर आपको बता देते हैं। आज हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर आरपी अरोड़ा साहब। आप सीनियर यूरोलॉजिस्ट और चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली से। और आज हम बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड के हवाले से, जिसे मसाने का गुदूद भी लोग बोलते हैं, और इसके अलावा ब्लेडर का कैंसर, और उसमें जो पेशाब की रुकावट हो जाती है उसकी क्या क्या वजूहात होती हैं, कैसे उनसे बचा जा सकता है, क्या उसका इलाज है। इन तमाम हवाले से बातें आज इस प्रोग्राम में रहेंगी। तो आप भी फ़ोन कॉल्स के ज़रिए अपनी मालूमात में इजाफा कर सकते हैं। कोई सवाल अगर आपके जहन में है तो आप हमारे एक्सपर्ट से कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर नोट फरमा लीजिए, 01123421260। फ़ोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 0112342126। अच्छा, ये तो बात आपने बताई हमें डॉक्टर साहब प्रोस्टेट के हवाले से। अब बात मसाने की करते हैं। मसाने में ये जो कैंसर है, क्या प्रोस्टेट की वजह से हो सकता है या उसमें सिर्फ ब्लेडर में भी हो सकता है? उसमें जो 3 प्रमुख कारण हम देखते हैं जी। एक, जो लोग डाई में काम करते हैं, कलर्स का डाइज ज्यादा यूज करते हैं या हाथों से रंगने का काम करते हैं, केमिकल्स का जो काम करते हैं, रंगने का, डाइज का, उनमें ज्यादा होता है। स्मोकर्स में ज्यादा होता है, और बहुत एक्सेसिव नॉन वेजिटेरियन डाइट्स जिनकी हैं, अच्छा, उनमें ज्यादा होता है जी। ये तो कुछ कारण है, कुछ कारण अभी अज्ञात है जी। यंगर पेशेंट्स में भी अब काफी आ रहा है, जो स्मोकर नहीं है फिर भी मिल रहा है, अच्छा, जिनमें ये फैक्टर्स नहीं है उनमें मिल रहा है। लेकिन इनमें तीनों कारण जो मैंने बताए, इनमें थोड़ा सा डेफिनेटली ये क्लियर है कि इनमें ज्यादा होता ही है। अच्छा, एक कॉलर है इस बीच लाइन पर, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, कौन सा आप बात करें बताइए। साहब, मैं खुदा बख्श बोल रहा हूँ बाड़मेर से। जी आदाब अर्ज खुदा बख्श साहब। साहब अभी 1 साल पहले मेरी पेशाब नली का ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, तो क्या जब मैं पेशाब थैली भर जाती है तो उतरता है, नहीं तो पेशाब उतरता नहीं है। अच्छा, होता नहीं है, रुक जाता है जी, रुक जाता है, सही बता रहा हूँ। तो आपका जो वो ऑपरेशन हुआ था किस वजह से हुआ था, ये कुछ आपको पता है कि क्या तकलीफ थी आपको? पेशाब नली का हुआ था,
पेशाब उतर रहा था, थैली चल रही थी। अच्छा, चलिए। थैली तो उतार दी, लेकिन ऑपरेशन अभी मुझे तकलीफ ये होती है कि मैं पेशाब करने पूरा जब कर पीता हूँ तो पेशाब उतरता नहीं उतर रहा है। अच्छा, आप अपनी उम्र बताएंगे? मेरी सर उम्र है 47 साल। 47? हाँ 47। अच्छा, वैसे तो आपसे हम उम्र पूछ सकते हैं, वैसे खवातीन के लिए कहा जाता है कि उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए और मर्द से उसकी कभी तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए। नहीं बात नहीं है। बहर के बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और आप जानना चाहेंगे अपने एक्सपर्ट से कि क्या वजूहत हो सकती हैं और इनको जो तकलीफ है उसका क्या तदारुक होना चाहिए। आपकी बात से ऐसा लगता है कि पेशाब की नली में आपको स्ट्रिक्चर हुआ था, स्ट्रिक्चर को खोला गया लेकिन अभी भी एडिक्वेटली रास्ता खुला नहीं है। स्ट्रक्चर मतलब पेशाब के रास्ते में कोई रुकावट हाँ जी, पैदा हो गई वो थी। रुकावट को ऑपरेशन करके खोला गया। बाकी जी। डिटेल पता लगेगी तभी कुछ ओपिनियन ज्यादा दिया जा सकता है। तो अपने कंसल्टेंट जिनको पहले दिखाया यूरोलॉजिस्ट, जी उनको दोबारा मिलें। अगर यूरोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया है पहले तो टेस्ट वगैरह जो वो एडवाइस करें वो करा के ओपिनियन फाइनल होगा कि क्या वो रुकावट दोबारा हुई है या कोई और कारण बना है दोबारा से प्रॉब्लम का। मतलब पेशाब रुकने की कई और भी वजूहत होती हैं, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया। तो आप अपने मुआलिज से रुजू करें और एक्सपर्ट को दिखाकर उनकी सलाह के मुताबिक ही फिर उसका इलाज जो है वो मुमकिन हो सकेगा। क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कई और भी वजूहत होती हैं पेशाब के रुकने की, तो ये जानना ज़रूरी है कि किस वजह से आपको ये परेशानी या दुश्वारी हो रही है। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि सेल्फ मेडिकेशन ना करके बल्कि डॉक्टर से रुजू किया जाए, एक्सपर्ट से मिला जाए। और जब माहिर के राय आपको मिल जाएगी तो जाहिर सी बात है कि इलाज भी आपका फिर दुरुस्त होगा। क्योंकि अभी गुज़श्ता दिनों की बात है और बल्कि अभी भी वो चीज़ मौजूद है जिसे हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं। हालांकि एक महामारी और वबा है। और अगर कोई प्रोस्टेट के कैंसर में मुब्तला है तो एक तो हम ये सबसे पहले जानना चाहेंगे, जो आम इंसान के जहन में सवाल रहता है कि वैक्सीनेशन को लेकर क्या हम मतलब ऐसे मरीज़ को वैक्सीनेशन दे सकते हैं? किसी भी कैंसर पेशेंट को वैक्सीन देना होता है जी, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो है और उनको कोविड का रिस्क ज्यादा है। जी, दूसरों से इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, कीमोथेरेपी वो सब चलने की वजह से जी, और कुछ बीमारियां जो ब्लड कैंसर वगैरह हैं उनमें चांसेस और ज्यादा होते हैं उनके कोविड कैच करने के जी, और कोविड से सफर करने के, तकलीफ ज्यादा होगी उनको। इसलिए उनको वैक्सीनेशन से परहेज नहीं करना चाहिए। ये सोचते ना रहें कि मैं वैक्सीन लूं या ना लूं, जी, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके वैक्सीन की अगर वो इजाजत देते हैं जी। तो जितना जल्दी हो सके दोनों खुराक लगवाएं। तो ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर साहब कि अगर किसी को कैंसर भी है, चाहे वो प्रोस्टेट का है या कोई दिगर उज़्व का है, तो उसके में भी आपको वैक्सीनेशन ज़रूर कराना चाहिए, टीका ज़रूर लेना चाहिए और दोनों खुराक जब उनका वक्त हो तो ज़रूर लेनी चाहिए। और अब तो बड़ी आसानियां हैं और क्योंकि आसानी से दस्तयाब हैं, आप हॉस्पिटल जाकर ये काम करा सकते हैं। और बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके लिए अवेयरनेस भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं हमें अगर शुगर है तो शायद हमें परेशानी हो जाएगी और अपने जहन में एक बात ये डाल लेते हैं कि ये बीमारी है, हाइपरटेंशन है या ब्लड प्रेशर की परेशानी है, या जैसे ही डॉक्टर साहब ने कहा कि शुगर, ब्लड प्रेशर, जी। किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, जी। चेस्ट प्रॉब्लम्स जिनको हैं उनके लिए वैक्सीनेशन आम जनता से ज्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि जैसा आपने कहा कि रिस्क इसमें बढ़ जाता है, रिस्क जो है। इनमें डिजीज को फाइट करने की ताकत कम होती है। जिसके लंग्स ऑलरेडी वीक हैं जी, उसको कैच करेगी इन्फेक्शन तो फिर वो काबू नहीं हो पाएगी। जी हाँ, क्योंकि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त या इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ऐसे अशख़ास को कि वो वैक्सीनेशन कराएं और इसका फ़ायदा उठाएं। कभी कभी पेशाब में खून आने लगता है, तो उसकी क्या वजह होती है? क्या पेशाब में कोई इन्फेक्शन या फिर प्रोस्टेट की वजह से क्या इसका रीज़न होता है, वजह क्या होती है? इसमें हमें थोड़ा सा किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर समझने की ज़रूरत है। जी, मैं ये आम जनता के लिए एक मैसेज छोड़ना चाहता हूँ कि जो भी पेशाब में खून आने का कारण हो जी, उसको कभी भी ऐसा नहीं सोचना मैंने गर्म चीज़ खा ली, एक बार आ गया फिर अपने आप ठीक हो गया तो मुझे इसकी कोई ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत नहीं। जी, सबसे ज़रूरी बात है कि पेशाब में खून आना किसी भी वजह से हो, ये ज़रूर
मांगता है कि उसकी जांच की जाए, जी उसको देखा जाए कि क्यों आया, क्योंकि उसके कारण है पथरी, कैंसर, इन्फेक्शन, जी ट्यूबरक्लोसिस और वर्म इन्फेस्टेशन भी। कुछ कीड़े भी ऐसे हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट में जाके यूरिन के लिए अच्छा ऐसा भी ब्लड होता है? आता है। हाँ, और इस सारी वजह को देखते हुए किडनी का कैंसर, यूरेटर का कैंसर, ब्लैडर का कैंसर, जी। प्रोस्टेट का कैंसर, यूरेथ्रा का कैंसर, ये किसी भी चीज़ का कैंसर ब्लीडिंग कर सकता है। जी किडनी का सब्सटेंस का जब कैंसर होता है तो कई बार ब्लीडिंग नहीं होती, लेकिन अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट हो जाता है। अच्छा तो जब भी कोई खून आने का कारण ज़रा सा भी डाउट आता है, जी उसका पहला मौका मिलते ही जांच और इलाज शुरू किया जाए। मेरा आज के इस प्रोग्राम का, इसको आप विशेष मैसेज समझ सकते हैं। जी एक खास रिक्वेस्ट मेरी किसी भी श्रोता से है जो ये प्रोग्राम सुन रहा है, खुद तो जागरूक बने ही बने, जी अपने आसपास 10 व्यक्तियों को, 10 परिवारों तक ये सूचना पहुंचाए ये पैगाम जरूर दें। कि पेशाब में खून आया है तो जांच होनी है, इलाज होना है। इसमें कोई भी संक्षेप रास्ता नहीं है, किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है कि हम उसको छोड़कर, नेग्लेक्ट कर जी अपने आप किसी नीम हकीम के चक्कर में पड़ के जांच ना करा के सिर्फ कोई दवा ले लें और यदि खून बंद हो जाए तो समझ लें हम ठीक हो गए। इस मैसेज को मैं आज जरूर इस जोर शोर से आपको पहुंचाना चाहता हूं कि खून आना पेशाब में एक सीरियस मामला है और उसमें छोटी सी पथरी से लेकर कैंसर तक कुछ भी हो सकता है। जी जांच करने से पता लगेगा, छोटी सी पथरी कारण बनी, पथरी का इलाज होगा, कैंसर कारण बना तो कैंसर का टाइम पर इलाज होगा। जी मान लो एक किडनी में कैंसर है और उसकी वजह से खून आ रहा है, जी उस किडनी का कुछ हिस्सा निकालकर, उस किडनी को निकालकर दूसरी किडनी को और बाकी सारी चीज़ों को बचाया जा सकता है और कैंसर मुक्त किया जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी है। जी तो हम इसको क्यों छोड़ रहे हैं? सही बात। दूसरा, ब्लैडर कैंसर अगर है तो ब्लैडर कैंसर में जो इनिशियल प्रेजेंटेशन होती है, जब पहली बार खून आता है तो वो बहुत सुपरफिशियल और आम तौर पे वो ऐसा ट्यूमर होता है जो उसको पूरी तरह से निकाला जा सकता है दूरबीन से ही, अच्छा बाहर कट लगाए बगैर। जी और उसको निकालने के बाद रेगुलर फॉलोअप पे यदि रहते हैं तो हम कैंसर मुक्त भी कर सकते हैं मरीज को, जी और कैंसर में भी क्योर मिल सकता है, ये समझने की जरूरत है। जाहिर सी बात है। और जो आपने बात बताई बड़ी मुफीद बात है और ये जो पैगाम है सब तक पहुंचना चाहिए कि अगर पेशाब में आपको खून आता है तो उसके लिए आप ये ना सोचें, ये गलतफहमी ना अपने अंदर पालें कि हमने कोई गर्म अशिया का इस्तेमाल किया है और उसी वजह से जो है हमें खून आ गया और आपने कहीं थोड़ी बहुत दवाई ली, उससे आपको, उस दवा से आपको आराम आ गया और आप खामोश होकर बैठ गए। तो इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है और उसकी जांच कराएं और किस वजह से वो खून आए ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है ताकि वक्त रहते इलाज हो सके। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि मसाना, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है हमारा, इसमें अगर कैंसर शुरुआत में ही पता चल जाए तो उसमें ओपन सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दूरबीन के ज़रिए जो सर्जरी की जाती है उससे भी उस ट्यूमर को निकाला जा सकता है, जिसे कैंसर का नाम दिया जाता है। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर साहब कि अगर ऐसा कभी हो तो आपको इस तरफ तवज्जो देकर उसका इलाज करना चाहिए और जांच करानी चाहिए। इस बीच में एक और कॉलर हैं लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब? हम अबरार खान अलसना तहसील शेखा जिला बुल्डाना से बोल रहे हैं। जी अबरार खान साहब, खैर मकदम आपका। हेलो डॉक्टर, सेहत और जिंदगी की नशियात में फोन के जरिए हाजिर हूँ सर। जी बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए। उर्दू सही काविश और आपकी मोहब्बतों को हम तहे दिल से शुक्रमंद है। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते, बताएं। सर वो पेशाब की जो थैली रहती है यूरिन की, तो उसकी कैपेसिटी कितनी रहती है और कम पेशाब आए तो क्या करना चाहिए? कम मतलब बार बार आना? हाँ, और शुगर की वजह से क्या बार बार पेशाब आता है सर? हाँ जी, शुगर अनकंट्रोल्ड रहेगा तो बार बार पेशाब आ सकता है। सर एक सवाल है, जो बहुत से लोगों को नली लगाते हैं पेशाब के निकलने के लिए, वो कितनी उम्र में लगती है और कब कब लगानी पड़ती है सर? इसका नली जिसको जरूरत होती है उसको लगती है, उसका उम्र से कोई संबंध नहीं। हाँ, तो सर उसमें क्या ज्यादा शुगर की वजह से लगती है कि ये? नहीं 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 नहीं, शुगर के पेशेंट में इन्फेक्शन ज्यादा होने का चांस है, और क्योंकि यूरिन में ब्लड ग्लूकोज, ब्लड से जो ग्लूकोज है वो यूरिन में जा रहा होता है तो अपने साथ पानी ज्यादा लेके जाता है, इसलिए बार बार पेशाब आता है।
अच्छा, मुझे लगता है शायद ये कैथेटर की बात कर रहे हैं। हाँ जी। यूरिन कैथेटर। कैथेटर उसको लगता है जिसका यूरिन रुक जाता है या यूरिन लगातार लीक कर रहा होता है। अच्छा, इन्होंने एक सवाल किया था जो आम आदमी के जहन में अक्सर रहता है, ये जो ब्लेडर है हमारा मसाना है, इसकी कैपेसिटी यूरिन की मतलब कितनी है जो स्टोर इसमें रहता है? कितना? 500-600 ml। 500-600 ml जो है वो एक वक्त में रहता कभी है। इमरजेंसी में आदमी ज्यादा रोक सकता है, लेकिन उससे फिर प्रेशर पड़ता है, जी। बैक प्रेशर चेंजेस आ सकती हैं। यूरिन यूजुअली इससे ज्यादा रोकना नहीं चाहिए। जो लोग बहुत ज़्यादा देर तक बैठते हैं, प्रोलॉन्ग सीटिंग उनकी होती है, और कई बार वो नेचर्स कॉल को अवॉइड करते हैं जिसमें यूरिन का पास होना भी है, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। तो जब नेचर्स कॉल हो तो आपको जाना चाहिए और फरागत हासिल करनी चाहिए ताकि आप उसकी दुश्वारियों से बच सकें। और ये जो अभी हम बात कर रहे थे पेशाब में खून के आने की, क्या ये छोटे बच्चों में भी ऐसा हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, स्टोन की जी। वजह से भी हो सकता है, और कुछ अनकॉमन ट्यूमर्स बच्चों में भी होते हैं। जी। अच्छा, खाली अगर सिर्फ सूजन हो प्रोस्टेट में, कैंसर नहीं है, तो उसका इलाज मुकम्मल तौर पर मुमकिन है? सूजन दो तरह की होगी, जी। एक इन्फेक्शन और दूसरा प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। जी। एनलार्जमेंट तो एज के साथ होती है, हम्म। इन्फेक्शन थोड़ा सा यंगर एज ग्रुप में भी हो सकती है। अच्छा। तो दोनों केसेस में इलाज अच्छे से पॉसिबल है, लेकिन जो इन्फेक्शंस वाले केसेस हैं प्रोस्टेट की, जी। वो थोड़े लंबे और बार बार इलाज मांगते हैं। जी हाँ, तो ये बातचीत का सिलसिला जारी है। अपने दोस्तों को बताना चाहेंगे कि आज हम बात कर रहे हैं प्रोस्टेट और मसाने के कैंसर और उसका बचाव और वजूहात और उसका इलाज। इसके अलावा जो पेशाब रुक जाता है, इन तमाम बातों पर आज यहाँ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर RP अरोड़ा साहब। आप सीनियर यूरोलॉजिस्ट हैं, सफदरजंग हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल ऑफिसर भी हैं आप। और इस हवाले से अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है, कोई मालूमात आप हासिल करना चाहते हैं, तो हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए 01123421260। फ़ोन नंबर जनाब आपको एक बार और बता देते हैं 01123421260, यानी 01123421260। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो मौसीकी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और एक नगमा आपकी नज़र करते हैं, जो नगमा डॉक्टर साहब को भी पसंद है। ये अलबेली प्यार की राहें, ये जाने पहचाने रस्ते, कल भी थे ये निखरे निखरे, आज भी है ये हंसते हंसते। ये अलबेली प्यार की राहें।
हम जवां तुम जवां। ये अलबेली प्यार की राहें, ये जाने पहचाने रस्ते, कल भी थे ये निखरे निखरे, आज भी है ये हंसते हंसते। ये अलबेली प्यार की राहें। जब तक राह दिखाने वाली तेरी शौक नजर है, मेरे साथी मेरे हमदम, प्यारा प्यारा ये सफर है। जब तक राह दिखाने वाली तेरी शौक नजर है, मेरे साथी मेरे हमदम, प्यारा प्यारा ये सफर है। ये अलबेली प्यार की राहें, ये जाने पहचाने रस्ते, कल भी थे ये निखरे निखरे, आज भी है ये हंसते हंसते। ये अलबेली प्यार की राहें। वादी वादी गुलशन गुलशन, रंग तेरे रुखसारों का, तेरे ही नगमे गाए बूटा बूटा गुलजारों का। वादी वादी गुलशन गुलशन, रंग तेरे रुखसारों का, तेरे ही नगमे गाए बूटा बूटा गुलजारों का। ये अलबेली प्यार की राहें, ये जाने पहचाने रस्ते, कल भी थे ये निखरे निखरे, आज भी है ये हंसते हंसते। ये अलबेली प्यार की राहें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अलबेली प्यार की राहों पे चलना तो सेहत को भी दुरुस्त रखना बहुत ज़रूरी है। चेहरा हशाश बशाश होना चाहिए और एक रौनक और चमक तभी बरकरार रह सकती है जब आप अपनी सेहत के तई थोड़ा सा कॉन्शियस हों, और कभी कोई ज़रूरत पेश आए तो ज़रूर मुआलिज से रुजू करें और उसका तदारुक करें और सेहत हासिल करें। सेहत और ज़िंदगी सिलसिले के तहत आज यहाँ हम बातचीत कर रहे हैं अपने एक्सपर्ट से प्रोस्टेट ग्लैंड और यूरिनरी ब्लैडर यानी मसाने के हवाले से, उसकी मुख्तलिफ बीमारियाँ, बचाव, वजूहात वगैरह वगैरह। अगर आप भी इस हवाले से कोई मालूमात हासिल करना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से तो आप ज़रूर हमें फ़ोन कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 01123421260। फ़ोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 0112342126 यानी 01123421260। और आज हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर आरपी अरोड़ा साहब। आप सीनियर यूरोलॉजिस्ट हैं और सीएमओ हैं सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली के। और इससे पहले कि हम कोई बातचीत करें अपने एक्सपर्ट से, इस बीच लाइन पर एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, बताइए कौन सा बात कर रहे हैं?
नहीं साहब, अब आदाब और डॉक्टर साहब को भी आदाब। जी जी, आदाब अर्ज अनिल कौचाले साहब। यस यस। जी इंदौर से। अरे जनाब, आप हमारे मुस्तकिल सामे तो कैसे नहीं आपकी आवाज़ पहचानेंगे, और अक्सर व बेशतर आप हमारे इस प्रोग्राम की जीनत बढ़ाते हैं। तो आज ये क्या है आपके जहन में सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? सर ये कि रात के समय अगर बाथरूम में ज्यादा आती है ना? क्या आती है? रात के समय बाथरूम ज्यादा आती अच्छा, ज्यादा पेशाब आता है। जी जी। है और जलन जलन होती है। अच्छा जी। ये कोई बीमारी के लक्षण है या एक आम बात है? अच्छा, आम बात तो नहीं हो सकती, और बाकी किस वजह से ये मुमकिन हो सकता है और ऐसा क्यों होता है, ये बताने के लिए हमारे एक्सपर्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर आरपी अरोड़ा साहब। आपकी उम्र क्या है? क्या सर? आपकी उम्र क्या है? 51। 51। ठीक है। चलिए, आपका तो सवाल अपने बारे में है या कॉमन नॉलेज के हिसाब से है? कॉमन। कॉमन, ठीक है। मैं इसमें एक छोटा सा साथ जोड़ना चाहता हूँ। जी। आपने पूछा कि कॉमन नॉलेज से मैं पूछना चाहता हूँ कि रात को यूरिन के लिए उठना और जलन होना ये कॉमन चीज़ है या प्रॉब्लम है? जी। कॉमन चीज़ तो इसलिए नहीं हो सकती कि रात तो सोने के लिए होती है। बेशक। हमारी आदत तो जीवनचर्या एक सिस्टम है कि दिन जी। में हम जागते हैं, रात को सोते हैं। एक प्रकृति का नियम है जी। कि रात को हमारे काम कम होते हैं, दिन में काम ज्यादा होते हैं, रात को सोते हैं। तो उसके हिसाब से शरीर ढल जाता है। जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं उनके लिए दिन वैसा हो जाता है। जी। तो इसलिए रात और दिन का फर्क नहीं है ये। जब रेस्ट का टाइम है उस रेस्ट में खलल पड़ने की बात है। यदि आपके आराम में बार बार उठना बीच में होगा तो नींद पूरी नहीं होगी, अगला आने वाला दिन भी ठीक से काम नहीं हो पाएगा। जी। इसलिए डेफिनेटली आई विल स्ट्रेस कि ये प्रॉब्लम है। हाँ, परेशानी तो है ही, एक तो नॉर्मल बात तो नहीं हो सकती। इस प्रॉब्लम को अटेंड किए बगैर यूं ही कैजुअली छोड़ देना, आम बात लेकर छोड़ देना उचित नहीं होगा। जी। और इसका इलाज करना पॉसिबल है और ज़रूर करना चाहिए। उसमें सबसे ज़रूरी रहेगा कि जैसे कुछ 35-40 साल के बाद के लोग हैं, जी। उनमें अगर रात को उठना पड़ रहा है और जलन है, तो पहला कारण गदूद ना होके पहला कारण हमें डायबिटीज और यूरिन इन्फेक्शन, जी। इसका कॉम्बिनेशन या दोनों में से एक भी हो सकता है। अच्छा। तो वो हमें जरूर चेक करना होगा। रैंडम ब्लड शुगर, HbA1c 3 मंथ्स का शुगर लेवल होता है, जी। वो कराएं, यूरिन टेस्ट कराएं, रूटीन और कल्चर, तो हमें पता लग जाएगा कि यूरिन में इन्फेक्शन है तो हम उसको ट्रीट कर पाएंगे, डायबिटीज है तो हम उसका इलाज कर पाएंगे। जी, बड़ी अच्छी बात है आपने बताई कि बेवजह ही नहीं होता कि बार बार आपको रात को उठना है पेशाब करने के लिए, और ज़रूर कोई वजह होती है और उस वजह को जानना बहुत ज़रूरी है, और जब वजह पता चल जाती है तो इलाज भी मुमकिन हो जाता है। कई बार ऐसा देखने में आता है और सुनने में आता है कि किसी को बाय बर्थ ही यानी कि पैदाइशी एक ही किडनी है, तो उससे का कोई हमारे जिस्म पर कोई असर पड़ता है? नईम जी ने जो बात उठाई, इसमें से मैं एक और बात भी फायदा लेना चाहता हूं जनता तक पहुंचाने का। जी। रीनल ट्रांसप्लांट की बात करेंगे हम। जरूर। उसका रीजन ये है कि मुझे आज से 15 साल पहले मेरे से बहुत जूनियर एक डॉक्टर ने एक सलाह दी थी। अच्छा। एक क्लास थी, हमारी ट्रेनिंग थी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, जी। और हमारे को एक जूनियर डॉक्टर ने एक टिप दी थी जी। कि ट्रांसप्लांट को सक्सेसफुल कैसे बनाया जा सकता है। अच्छा। लोग ट्रांसप्लांट से जो हेजिटेशन करते हैं उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। जी। वो टिप मैंने हजारों लोगों तक पहुंचाई है, आप तक भी पहुंचाना चाहता हूँ। बिल्कुल। ट्रांसप्लांट की बात को ड्राइंग रूम और किचन में जब डिस्कस किया जाएगा, जी, तब ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होगा। दैट वाज द मैसेज। क्या बात है, बहुत हम एक किडनी से चल सकते हैं, दूसरे घर के व्यक्ति को, मिलने वाले व्यक्ति को एक किडनी यदि हम देते हैं, जी, तो अब दोनों के पास एक किडनी रहती है। जी। कई लोगों की जन्म से एक किडनी होती है। तो वो मैसेज उनका आज भी मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। मेरे को उनका नाम भी याद नहीं, मैं उनसे परिचित भी नहीं हूँ, लेकिन अच्छा। वो मैसेज इतना अच्छा लगा था मुझे कि मैं सब तक वो ट्रांसप्लांट की बात पक्की करने के लिए पहुंचाता हूँ कि उस बात से हेजिटेशन ना करें कि मेरी एक किडनी रह जाएगी। जी। तो जो आपने दूसरे व्यक्ति को जीवन दान दिया, जी, अपने मिलने वाले को, भाई को, बेटे को, माँ को, बहन को, जी, उसके जीवन में भी एक किडनी पहुंची, और बेशक। आप भी ठीक रहेंगे, वो भी ठीक रहेंगे। कुछ थोड़े से परहेज करने होंगे, वो किए जा सकते हैं। जी, और जिसकी जन्म से एक ही किडनी है, उसके लिए 2 मैसेज मैं देना चाहूंगा जी, कि वो समय समय पर अपनी यूरिन की जांच करें,
किडनी फंक्शन टेस्ट कराएं, ब्लड के टेस्ट दूसरे रूटीन कराएं जी, और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से बच के रहें, कंट्रोल होना चाहिए वो। क्योंकि ब्लड प्रेशर डायबिटीज 2 किडनीज को जब डैमेज कर सकता है तो एक को तो कर ही सकता, जी, और एक ही किडनी डैमेज होगी तो फिर मुश्किल आएगी। जी। बड़ी मजेदार बात यहाँ पर ये देखने में आती है कि जब तक उस शख्स को ये पता नहीं होता कि उसके एक किडनी है, उसकी सोच बिल्कुल नॉर्मल उसको होती है। सब कुछ ये लगता है कि मुझे कुछ नहीं है। कोई परेशानी नहीं है। और जिस दिन ये बात पता चलती है अल्ट्रासाउंड से या एक्सरे वगैरह से या किसी भी जांच से, सीटी स्कैन वगैरह से, कि एक गुर्दा या एक किडनी है, तो फिर वो थोड़ा सा परेशान, क्या थोड़ा क्या बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, चिंतित महसूस करता है कि मेरा अब क्या होगा। जी। लेकिन डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई कि इस चीज़ को हमें आम करना चाहिए कि किडनी का ट्रांसप्लांटेशन भी मुमकिन है और बहुत आसानी के साथ मुमकिन है, और एक किडनी के साथ भी आप अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं। आपका जो लाइफ स्टाइल है थोड़ा सा तब्दील होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें तब्दीली की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एहतियात की ज़रूरत होती है। और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरे शख्स के लिए भी आप खुशियों का बाइस बन जाते हैं, और किसी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट लाना या उसकी ज़िंदगी में खुशी लाना, इससे बड़ा नेकी का काम हो नहीं सकता। एक और नेक काम कर लेते हैं, एक और कॉलर को लाइन पर ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी डॉक्टर नमस्कार जी। नमस्कार। मैं पंडित विश्वनाथ बोल रहा हूँ और रिसेंटली रिटायर्ड हुआ था डॉक्टर 2017 में। मेरी उम्र जो है 65 ईयर की हो गई। कितनी? 65 ठीक है, रनिंग में है। हाँ जी हाँ जी। तो डॉक्टर साहब मेरा म्यूजिक का काम है, बैठा रहता हूँ आलती पालती मार के। तो मेरी 2012 में पोस्टिंग थी कठुआ में। तो उस वक्त मुझे यूरिन की प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि मैं पेन किलर वगैरह खाता अपने स्पाइन में मेरे गैप है उसकी वजह से। तो डॉक्टर ने कहा कि आप ये पेन किलर बंद कीजिए, इससे आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी। तो बंद किया मैंने, ग्लैंड्स वगैरह का चेकअप हुआ तो ठीक है, दवाई दी थी उन्होंने। अभी मुझे 2-4 दिन से फिर ये शिकायत दुख हो गई है कि मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा पेशाब आने वाला। मैं पेशाब करने जाता हूँ तो लेकिन वो पेशाब नहीं आता, थोड़ा सा आता, फिर प्रेशर से अर्जेंसी, इसको हम कहेंगे अर्जेंसी, कि जब आपको लगता है कि यूरिन जाना चाहिए तो आपसे रुका नहीं जाता, एकदम से भागना होता है और आता नहीं पेशाब, और थोड़ा सा आके रह जाएगा। हाँ, और फिर आता थोड़ी देर बाद दोबारा आएगा। तो फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी दोनों है आपको। हाँ, ये दोनों सिम्टम इन्फेक्शन और प्रोस्टेट दोनों में हो सकते हैं। अच्छा। तो आप अपना यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, PSA, KFT ये सब रूटीन टेस्ट कराएं, और अगर आप डायबिटिक हैं तो डायबिटीज का कंट्रोल जरूर चेक करें। अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छा जी। जी, बहुत शुक्रिया विश्वनाथ सर बात करने के लिए। कुछ और जानना चाहते हैं आप? बस इस बहाने आपकी पुराने स्टाफ से भी बात हो रही है। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो डॉक्टर साहब। थैंक यू जी, थैंक यू। आपका भी शुक्रिया सर। तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि इस मुतालिक भी तवज्जो देकर जांच कराएं। वही सबसे बड़ी बात आप बता दें कि अगर कोई तकलीफ है तो पहले जांच करके हमें डायग्नोसिस करना चाहिए कि फाइनल डायग्नोसिस हमारा है क्या। हो सकता है प्रॉब्लम बहुत छोटी हो, बिल्कुल, और हम उसको लिए घूमते रहें। जी। और जब जहन के किसी कोने में ये बात आ जाए कि हमें परेशानी है तो ज़िंदगी में वैसी परेशानियां बढ़ जाती हैं, तो इस तरफ तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। और बात यहाँ किडनी के हवाले से चल रही थी, ट्रांसप्लांटेशन की बात हो रही थी, तो ये ट्रांसप्लांट में एक बात मैं अपनी तरफ से और जोड़ना चाह रहा हूँ जी। कैडावरिक ट्रांसप्लांटेशन, ये क्या होता है? बहुत कम लोग समझते हैं इसको जी। लेकिन जिसको हम देह दान, अंग दान, उस बारे में जो बात करते हैं उसमें मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। मुझे एक अवसर आकाशवाणी ने दिया है और मैं ये चाहूंगा कि इसको मैं यूटिलाइज करूं। जी जरूर सर। लोगों में ये जागरूकता लाने के लिए बेशक कि आप अपने अंग दान जीते जी कर सकते हैं, उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं जी। वो यदि आप रजिस्टर करते हैं जी तो आपके घर के लोगों को एक छूट रहेगी उस समय जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे, या बाई चांस कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में ब्रेन डेड हो जाता है तो उस केस में घर के परिवार के लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। उसको मैं हिंदू मान्यता के हिसाब से पुण्य करने की, एक जी शुभ काम करने की, एक अच्छा काम करने की, पुण्य कमाने की एक अवसर आएगा उनके पास जी। और जो आप कर रहे होंगे, जो आप साइन करके जा रहे हैं, आप तो पहले ही पुण्य के भागी हो जाएंगे। तो इस चीज पे हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ ऑर्गन्स बहुत ज्यादा है, जिनकी वजह से बहुत लोग मर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। वो बड़ी आराम से पूरी हो सकती है यदि हम ऑर्गन डोनेशन की तरफ और विजिलेंट और अलर्ट हो जाए।
अच्छा, आपने डोनेशन की बात, जबकि यहाँ ऑर्गन्स डोनेशन की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ हम ब्लड डोनेशन की भी बात कर लेते हैं। Yes. क्योंकि इसमें किडनी के हवाले से अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा काम तो फिल्टर करने का ही होता है। तो उसमें भी बड़ी अच्छी बात है कि अगर किसी को हम ब्लड अपना डोनेट करते हैं, खून का अतिया करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। ब्लड डोनेशन के बारे में भी किडनी का रिलेशन भी है जी उससे। बिल्कुल। वो ऐसे है कि जो पेशेंट क्रॉनिक किडनी डिजीज के हैं उनको हीमोडायलिसिस होता है बार जी। और हीमोडायलिसिस में उनका ब्लड लेवल भी नीचे जाता है और किडनी ब्लड बनाने में भी रोल प्ले करती है। तो जब किडनी डिजीज होती है तो अनीमिया भी होता है जी। तो इन दोनों वजह से उनको ब्लड की रिक्वायरमेंट रहती है। और ब्लड डोनेशन में सबसे अच्छा जो डेवलपमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि ब्लड के अलग अलग सेगमेंट्स जी अलग अलग मल्टीपल लोगों को काम आते हैं। जी। किसी को पैक्ड सेल, किसी को प्लाज्मा, किसी को प्लेटलेट्स, किसी को होल ब्लड, इस तरह से करके ब्लड का जो यूटिलाइजेशन अब हो पा रहा है ब्लड बैंक्स में, जी। उससे एक यूनिट देने से 3 से 4 से 5 लोगों तक का भी बेनिफिट हो सकता है, उनको फायदा मिलता है। हाँ जी। जी, बड़ी अच्छी बात आपने इसमें जोड़ी खून के अतिया के हवाले से या ब्लड डोनेशन के हवाले से, कि इससे ना सिर्फ एक शख्स को फ़ायदा होगा बल्कि कई अफराद को जो है इससे बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। और ब्लड डोनेशन से कभी कोई कमजोरी आपके जिस्म में नहीं आती है। 3 महीने बाद ब्लड उतना रिप्लेस हो जाता है और 24 से 48 घंटे के अंदर फ्लूइड रिप्लेसमेंट पूरा हो जाता है। बिल्कुल, आप बस फ्लूइड का ज़्यादा इंटेक करें और खूब पानी पिएं। इसके अलावा जो मशरूबात हैं उनका इस्तेमाल आप ज़्यादा कर सकते हैं, तो वो कमज़ोरी भी आपको महसूस नहीं होगी जो कभी साइकोलॉजी के तौर पे जब भी ब्लड लिया जाता है हीमोग्लोबिन टेस्ट करके लिया जाता है। जिनका कम होता है, जो अंडर वेट होते हैं, जो ओवर एज होते हैं, उनका ब्लड लिया ही नहीं जाता। जी, इस मुतालिक कुछ और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉल लेते हैं और लाइन पे है एक कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, बताइए। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार जी, मैं सुरेश बोल रहा हूँ दिल्ली से ही। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार जी, बताइए। हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं ये पता करना चाहता हूँ कि प्रोस्टेट अगर ये बीमारी हो जाती है, अगर इसका इलाज कराते हैं और अगर ये आगे बढ़ जाए तो कैंसर का रूप ले लेती है जी, तो उसमें ये इसका इलाज है या नहीं है संभव? और दूसरी, क्या इसमें नामर्दी का तो कोई वो तो साइन नहीं होता, कुछ इस पे इफेक्ट तो नहीं पड़ता? जो आपने ये सवाल पूछा है कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ता है उसमें कैंसर बन जाता है, इसको मैं इस तरह नहीं रखना चाहूंगा। कुछ केसेस में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट कैंसर की वजह से होता है, कुछ केसेस में बेनाइन की वजह से होता है। जी। तो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट दोनों ही है और जरूरी नहीं है कि प्रोस्टेट कैंसर में बहुत बड़ा कैंसर प्रोस्टेट हो, और ऐसा भी जरूरी नहीं कि बेनाइन एनलार्जमेंट में भी बहुत छोटा रहे। जी। तो वो साइज का मैटर नहीं करता है, उसके जो सिम्टम्स हैं और जो उसका असर है बॉडी पे, वो ज़्यादा मायने रखता है। प्रोस्टेट कैंसर का अगर इलाज टाइम पे नहीं होता तो वो हड्डियों में स्प्रेड कर जाता है, लीवर में चला जाता है, लंग्स में चला जाता है, ब्रेन में भी जा सकता है। तो वो फिर स्प्रेड होने के बाद उसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। अगर लोकलाइज्ड है तो प्रोस्टेट को रिमूव करके, और लोकलाइज से थोड़ा और लोकली एडवांस्ड है तो उसको दवाइयों से या टेस्टिस रिमूव करके हार्मोनल ट्रीटमेंट से भी उसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, इसमें नामर्दी का तो कोई असर होता है, उसका लिंक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड से। अच्छा। हाँ, उसके लिए दवाई और इलाज किया जा सकता है साथ में। अच्छा, और अगर पेशाब धीरे धीरे आता हो तो क्या इसमें कोई बीमारी है? जिसका फ्लो कम है, इसका मतलब है कि पेशाब के रास्ते में रुकावट है या मसाना वीक है। दोनों चीजों को जांच के जरिए देखा जा सकता है कि मसाना नर्व्स की वजह से वीक भी हो सकता है। ये आपने एक विषय उठाया, इसमें मैं थोड़ी सी बात अपनी तरफ से और जोड़ना चाहूंगा। जी जरूर। कुछ लोगों को मसाने की कमजोरी इस वजह से होती है कि उनकी कमर से आने वाली नर्व्स, नसें जो हैं, जो तंतु हैं जिनसे ब्रेन सिम्टम्स को, बॉडी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, वो यदि कमजोर हो जाते हैं, चाहे वो रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर हो, रीढ़ की हड्डी में डिस्क प्रोलैप्स हो, रीढ़ की हड्डी में टीबी हो जाए, और कोई भी और जन्म से मेनिंगोसील, माइलोसील, इस तरह के ट्यूमर्स होते हैं जो जन्म से ही होते हैं, वो नसों को कमजोर करते हैं, उससे भी ब्लैडर के सिम्टम आ सकते हैं। उसमें यूरिन रुका रह सकता है या लगातार बहता रह सकता है। अच्छा। हाँ डॉक्टर साहब, ये कि ज्यादा पानी पीने से क्या बीमारी हो सकती है या कम पीने से भी बीमारी हो सकती है? कम पीने से स्टोन, इन्फेक्शंस
ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत नहीं होती है। पानी उतना पीना चाहिए जिससे यूरिन आउटपुट एडिक्वेट बना रहे, ठीक ठाक बना रहे। 1 से 1.5 लीटर का आमतौर पे टारगेट रखें। जी, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए सुरेश साहब, और बड़ी अच्छी बातें आपने पूछी डॉक्टर साहब से और बड़ी मुफीद मालूमात भी दी इस हवाले से, क्योंकि बहुत सारी गलतफहमियां लोग अपने जहन में रख लेते हैं और फिर उसमें इलाज में थोड़ी सी मुश्किल आती है। और इस हवाले से एक बात और करना चाहेंगे, कुछ बच्चों में जो है बिस्तर पर पेशाब करने की आदत होती है, उसकी क्या वजूहात होती हैं? जो सरकमस्टांसेस बच्चे के आसपास हैं जी, उनका भी रोल है। नर्व्स वाली बात मैंने रखी, उसका भी रोल है। अच्छा। और इन्फेक्शंस का भी रोल है, स्टोन का भी रोल है। ब्लैडर में यदि स्टोन होगा तो भी ऐसा हो सकता है। तो जैसे ही कोई बच्चा इस तरह का आता है जो अपनी उम्र तक, ज्यादा उम्र तक भी यूरिन पास करता है बेड में, रात को बेड वेटिंग करता है, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस कहते हैं उसको जी। तो उसके इलाज में सबसे जरूरी होगा कि हम उसमें कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल इन्फेक्शन, स्टोन, ब्लैडर की एबनॉर्मलिटी, नर्व्स की एबनॉर्मलिटी, इनको रूल आउट किए बगैर दवा ना दें जी। पहले वो देखें कि कोई ढांचागत या कोई सिम्टम इस तरह का तो नहीं है जो कोई और चीज की तरफ ले जा रहा है। तो अगर पथरी है, हम दवा देते रहेंगे तो पेशेंट ठीक तो नहीं होगा, पथरी जरूर बढ़ती रहेगी जी। तो ब्लैडर में स्टोन है तो उसको पहले ट्रीट करें, इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करें। बाई चांस कोई बच्चा ऐसा है जिसको जन्म से डायबिटीज है, उसमें भी ऐसा हो सकता है। अच्छा। तो इसलिए वो टेस्ट किए बगैर आगे ना बढ़े, टेस्ट जरूर कराएं। अच्छे कंसल्टेंट को, पीडियाट्रिक सर्जन जी या पीडियाट्रिक मेडिसिन के डॉक्टर्स भी स्क्रीन कर सकते हैं इसको जी, और यूरोलॉजी वाले तो कर ही सकते हैं जी। बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि बेड वेटिंग की अगर प्रॉब्लम है और रात में बच्चा अपनी उम्र ज़्यादा होने के बावजूद भी पेशाब करता है, तो इसमें भी वही है कि आप एक्सपर्ट से रुजू कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए किस वजह से ये हो रहा है, और फिर उसका तदारुक। ये प्रॉब्लम बड़ों में भी होती है, बड़ों में भी हो जाती है। बेड वेटिंग बड़ों में भी होती है। वो तब होती है जब ब्लैडर ज्यादा ओवरफुल होने के बाद, इसको बोलते हैं ओवरफ्लो इनकंटिनेंस। ओके। क्योंकि नींद में है गहरी, ब्लैडर भरता चला गया, ब्लैडर कैपेसिटी पूरी हो गई, उसके बाद यूरिन लीक कर गया जी। ये प्रोस्टेट के केसेस में भी देखा जाता है। अच्छा अच्छा। इसी से मुतालिक एक सवाल जहन में आ रहा है कि अभी कुछ लम्हों पहले आपने ये जिक्र किया था कि मसाना हमारा कमज़ोर हो जाता है। अगर मसाना, ये पता चल जाए कि मसाना आपका कमज़ोर है, तो क्या कोई कुछ इस तरह की तदाबीर हैं जिन्हें हम इख्तियार करके अपने मसाने के जो मसल्स हैं उनको मजबूत किया जा सके, थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया जा सके, उनकी टोन को बढ़ाया जा सके? मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि ये प्रोग्राम का समय कम पड़ रहा है और सवाल बहुत अच्छे और बहुत तरीके से आ रहे हैं और एक अच्छा डिस्कशन हम कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो जो सवाल अभी आया मसाना कमजोर होने वाला, इसके लिए एक टेस्ट होता है यूरोडायनेमिक स्टडीज जी, जिसमें ब्लैडर की फिलिंग की जाती है। टाइम टाइम पे उसको देखा जाता है कि कितने वॉल्यूम के बाद ब्लैडर रिस्पॉन्ड करता है। अच्छा। जो ब्लैडर वीक होगा वो ब्लैडर भरता चला जाएगा और पेशेंट को सेंसेशन नहीं होगी, पता नहीं चलेगा कितना ब्लड। और जो ओवर एक्टिव ब्लैडर होगा उसमें थोड़ा सा भी वॉल्यूम भरेंगे एकदम से यूरिन लीक कर जाएगा। अच्छा। तो उस स्टडी के जरिए हम पता लगा लेते हैं कि मसल्स कैसी हैं ब्लैडर की, और बाकी जो नर्व्स की स्टडीज हैं, एमआरआई रीढ़ की हड्डी का, अल्ट्रासाउंड, बैक प्रेशर चेंजेस देखने के लिए किडनी में क्या चेंजेस जा रही हैं, वो सारी चीजों को मिला के काफी हद तक इलाज किया जा सकता है। लेकिन यूजुअली न्यूरोजेनिक ब्लैडर इरिवर्सिबल होते हैं। अच्छा। तो लाइफस्टाइल की चेंजेस, पेशेंट को खुद ही नली डाल के यूरिन निकालना पड़ता है जी। बहुत केसेस में कैथेटर डालना पड़ता है बार बार 3 घंटे के गैप पे, 4 घंटे के गैप पे, और रात को सोने से पहले और सवेरे उठते ही। तो उन लोगों को ये गाइडेंस दी जाती है और उसके हिसाब से वो अपना लाइफस्टाइल ढाल लेते हैं जी। अपने पास ही कैथेटर रखते हैं, अपना अरेंजमेंट पूरा समझ लेते हैं और पेशेंट इस तरह से सालों साल ठीक रहते हैं। उनको बीच बीच में यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, KFT, ब्लड के टेस्ट वगैरह कराने होते हैं और वो ठीक बने रहते हैं। लेकिन क्योंकि इन करेक्टेबल नहीं होती इनकी बीमारियां जी, तो इसलिए इनको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। अच्छा। तो कोई किसी तरह की कोई एक्सरसाइज भी है अगर कोई चाहे कि उसका मसाना कमजोर ना हो आने वाले वक्त में, तो कुछ इस तरह की कोई एक्सरसाइज मस्कुलर कुछ की जा सकती है? जो यूरिन लीक वाले पेशेंट्स हैं उनमें पेल्विक फ्लोर मसल्स, जो नीचे की यूरिन की पैसेज को रोकने वाली मसल्स हैं, उनको एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं जी। और कुछ फेरेडिक स्टिमुलेशन, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन से भी स्ट्रेंथन किया जाता है जी। फिजियोथेरेपिस्ट गाइड करते हैं, यूरोलॉजिस्ट भी करते हैं, तो उस तरह से भी काफी हेल्प हो जाती है। लेकिन नहीं हो पाता तो फिर इनकंटिनेंस के लिए कुछ
स्पेसिफिक बात मैं और ऐड कर रहा हूँ जी, लेडीज में इनकंटिनेंस ज्यादा कॉमन है, ज्यादा कॉमन। तो उनके केसेस में ऑपरेशन भी होते हैं। अच्छा, स्लिंग्स बने बनाए आते हैं जी। जो ब्लैडर के नीचे लगाए जाते हैं, जिससे यूरिन लीकेज रोकी जा सकती अच्छा, मतलब ड्रिबलिंग ड्रॉपिंग जो होती है, है। हाँ जी, इनकंटिनेंस या ड्रिबलिंग चलती है, या कफ के साथ, जी। या कोई वजन उठाने में, सीढ़ी चढ़ने में लेडीज को लीकेज होती है यूरिन की, तो उस केस में दवाइयों से भी पहले किया जाता है, जी। नहीं रिस्पॉन्ड करता तो ऑपरेशन भी अवेलेबल है उनके, जी। और अच्छे रिजल्ट्स हैं। बड़ी अच्छी बातें आपने बताई डॉक्टर साहब, और बड़े आसान अल्फाज में कि हमारे सुनने वालों के समझ में ये बात आसानी से आ जाए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और यही मकसद है सेहत और ज़िंदगी सिलसिले का, और ये सिलसिला तो जारी रहेगा ही। आज का सिलसिला एक बार फिर बताते हैं। आज का जो मौजू है सिलसिले का वो है प्रोस्टेट ग्लैंड या गुदूद और मसाने का कैंसर, और उसके क्या बचाव हो सकते हैं, क्या उसका इलाज हो सकता है। इन तमाम मौजू के हवाले से बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए डॉक्टर आरपी अरोड़ा साहब। आप CMO हैं सफदरजंग हॉस्पिटल के और सीनियर यूरोलॉजिस्ट भी हैं। तो अभी भी थोड़ा सा वक्त है, अगर आप चाहते हैं कि कुछ मालूमात में इजाफा किया जाए और आपके जहन में कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो ज़रूर करिए। 011-2342-1260 नंबर है हमारा। फ़ोन नंबर दोस्तों एक बार फिर बता देते हैं, 0112342126। जितनी बातें हमारे जहन में थी और हमारे कॉलर्स ने की, उसके अलावा कोई अगर ख़ास पैगाम आप हमारे सामीन को देना चाहें तो बिल्कुल दीजिए, क्योंकि हम ये मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि आप जैसा तजर्बेकार माहिर आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। और जैसा कि आपने कहा कि बात से बात निकलती है और उसके लिए वक्त की शायद तंगी भी महसूस होने लगी है, क्योंकि इस तरह का ये मौजू है, इस पे मज़ीद और बातचीत हो सकती है। लेकिन हम चाहेंगे कि बहुत मुख्तसर वक्त में कोई आप एक ऐसा पैगाम हमारे सामीन को देना चाहेंगे जो उनके लिए मुफीद हो इस हवाले से। मैंने वो समय भी देखा है जब यूरोलॉजी में गिने चुने डॉक्टर्स होते थे जी। आज आसपास के NCR के शहरों में, यूपी में, बिहार में, सब जगह यूरोलॉजिस्ट हैं जी। तो मैं एक मैसेज सब तक पहुंचाना चाहता हूं कि यूरिनरी प्रॉब्लम्स के लिए आप लोकल डॉक्टर्स के पास ना जाके, जब आपको लगे कि कोई ब्लीडिंग हो रही है यूरिन पैसेज में जी, कोई आपको लगे कि पथरी हो गई है, कोई इस तरह का इलाज जो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही कर सकता है, तो आप अपने लोकल डॉक्टर से एडवाइस लीजिए कि किसके पास और कहाँ मेरा मुकम्मल इलाज हो पाएगा, क्योंकि वो लोग टच में होंगे, आपको गाइड कर पाएंगे। तो अपने एरिया में उसका इलाज अच्छी जगह से कराएं। ना हो पाए तो सफदरजंग अस्पताल में हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जी में ग्राउंड फ्लोर पे यूरोलॉजी की OPD होती है। 4 दिन 2 यूनिट्स हैं जी, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे जी। चारों दिन आप आ सकते हैं, लेकिन उसमें एक छोटा सा आपको एक काम करके लाना है, किसी डॉक्टर से रेफरल जरूर कराना है जी। ऐसा ना हो कि आप आके रेफरल के लिए पहले जनरल सर्जरी या मेडिसिन में जाएं, फिर आपका एक दिन खराब हो जी, तो आप फिर यूरोलॉजी में पहुंचने, जिस दिन पहुंचना है उस दिन फिर पर्ची की लाइन में लगे तो आपको 2 दिन लग जाएंगे। तो आसपास के किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर से रेफर टू यूरोलॉजी सफदरजंग अगर लिखवा कर लाएंगे जी, तो आपको पर्ची बनाने में भी सुविधा होगी और वक्त भी और अच्छी टीम डॉक्टर्स की हमारे पास है, आपका इलाज भी अच्छा होगा। और ट्रांसप्लांट की सुविधा भी हमारे डिपार्टमेंट में है, उसके लिए भी आप आगे आएं, जिसको ज़रूरत है वो भी करें। और ऑर्गन डोनेशन की डिमांड जी, अपील मैं भारत सरकार की तरफ से, भारत सरकार का अधिकारी होने के नाते जी जी, ये मैं एक आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें सरकार का सहयोग करें, ताकि ऑर्गन की कमी की वजह से कोई मृत्यु ना हो, कोई पीड़ित ना रहे। बहुत शुक्रिया। सर्वे संतु निरामया। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरपी अरोड़ा साहब, बड़ी मुफीद बातें आपने इस हवाले से बताई। इस बीच में एक कॉलर है, क्योंकि थोड़ा सा वक्त है, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी बोले जी, जल्दी बोलिए, वक्त खत्म हो रहा है। नहीं सर, आदाब। आदाब जी, बताइए सर। हम तो यह पूछना था कि जो पुरुष वर्ग में वो अधिकतर गले का कैंसर होता है और यूरिन में कैंसर होता है। इसके अलावा शरीर के और कौन से भाग में पुरुषों का कैंसर होने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है? पुरुषों के कैंसर जो होते हैं वो
सबसे ज्यादा मुंह में होते हैं वो तंबाकू की वजह से होते हैं। जी, तो ये एक सवाल आया था जाते जाते कि मर्दों में जो है ज़्यादातर कैंसर जो है किस तरह का होता है, प्रोस्टेट का होता है या फिर मुंह का कैंसर होता है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि तंबाकू नोशी जो लोग करते हैं और मनशियात का इस्तेमाल करते हैं उनके साथ ये परेशानी ज़्यादा होती है, ख़ासतौर पे टोबैको जो चेविंग उसको भी छोड़ें। जी, स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग दोनों कैंसर के कारण है। स्मोकिंग लंग कैंसर के लिए जी, और मैंने पहले ही बताया था यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर में भी स्मोकिंग कर। बिल्कुल जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरपी अरोड़ा साहब, आपने वक्त निकाला और बड़ी मुफीद बातें हमारे सामीन तक पहुंचाई और बड़े अच्छे पैगामात भी आपने दिए आसान अल्फाज में। इसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं और जब भी हमें मौका मिलेगा हम आपको एक बार फिर मदऊ करेंगे अपने प्रोग्राम में और मज़ीद आपके तजर्बे का फ़ायदा उठाएंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सुनने वालों का, प्रोग्राम करने वालों का, आकाशवाणी का विशेष धन्यवाद। तो सामीन, ये था आज का सेहत और ज़िंदगी सिलसिले के तहत हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन प्रोग्राम और आज का मौजू था प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर, वजूहात, बचाव और इलाज। और इस मौजू के हवाले से बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद थे डॉक्टर आरपी अरोड़ा साहब, सीनियर यूरोलॉजिस्ट और सीएमओ सफदरजंग हॉस्पिटल, नई दिल्ली। आइंदा प्रोग्राम में एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और नए मौजू के हवाले से। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान नईम को दीजिए इजाज़त। हेलो डॉक्टर। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। हमारी नशर जारी है DRM 1071 मोबाइल ऐप, न्यूज़ ऑन AIR के अलावा DD फ्री डिश पर। गंगा जमनी तहजीब के अक्कास उर्दू सर्विस की नशियात आप ऑल इंडिया रेडियो की नेबरहुड सर्विस 1 से समाप्त कर रहे हैं। ये नशियात DRM 1071 न्यूज़ ऑन AIR ऐप और DD फ्री डिश पर भी दस्तयाब है।